हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग चैप्टर के अंदर इसमें थोड़ा बेसिक जानने की जरूरत है। अब सेम नेटवर्किंग चैप्टर हमने इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 के ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी पढ़ा था और फाइनल में भी वही चीज है आपके पास, बेसिक सेम है। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा है कि आपको नेटवर्किंग में इंटर का बेसिक पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटर के बेसिक के अंदर नेटवर्किंग पढ़ाने से पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट आता है, वो पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है जी। तो इसलिए अगर मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा तो नेटवर्किंग समझ में नहीं आएगा। तो नेटवर्किंग समझने के लिए हमें एक छोटा कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ता है। तो ये वाली जो आप वीडियो देखोगे या उसके बाद ये वीडियो मैंने इंटर की ग्रुप 1 की क्लास यहाँ पर डाल दी है, सिर्फ आपको बेसिक और नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। उसके बाद जो भी है क्लासेस है वो एज पर आवर फाइनल सिलेबस का रहेगा, और ये वाली जो वीडियो है ये इंटर से मैच करेगी, तो इंटर का सिलेबस मैच करेगा, और बाकी जो भी वीडियो आएगी वो फाइनल के सिलेबस से आपका मैच होगा, और क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आपके मैच करेंगे फाइनल के सिलेबस से। आइए देखते हैं और नेटवर्किंग चैप्टर कंप्लीट करते हैं। लगभग 10 से 11 क्लास नेटवर्किंग की है, बहुत डिटेल में कराया और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। 10 से 11 क्लास है नेटवर्किंग की, तो आप देखिए उसको और जल्दी से कंप्लीट करिए। रोज मैं 1 से 2 क्लास डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। देखिए सर, प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, कुछ थ्योरी समझते हैं इसके बारे में। ठीक, अगर आप सामने देखेंगे दोस्तों तो मैंने आपके लिए एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है। मैं आपको बता दूं ये डेफिनेशन जो है ये स्टडी मटेरियल में नहीं है। ये स्टडी मटेरियल में जो टिपिकल डेफिनेशन है उसको सिंपल वे में लिखी गई है, और सिंपल वे में मैंने आपको समझा रहा हूं। देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट प्लानिंग किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसा प्लान है जो ये डिफाइन करता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट का गोल और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसमें कौन कौन से टास्क होंगे, उसको उस गोल को अचीव कैसे किया जाएगा, और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज उसको अचीव करने के लिए चाहिए, उसमें कितना बजट लगेगा और वो कितने टाइम में हो जाएगा। दोबारा समझते हैं फिर दोबारा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग किसे कहते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसा प्लान है जो कि हमें बताता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसा प्लान है जो कि हमें बताता है कि प्रोजेक्ट का गोल और ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट का गोल, एक प्रोजेक्ट का गोल क्या है, मतलब क्या हमें अचीव करना है गोल, और उस प्रोजेक्ट को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। दोबारा समझते हैं एक बार, फिर दोबारा समझना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग किसे कहते हैं, और अब स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो आपको थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज लगेगी, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखी है, तो समझेंगे एक बार ध्यान से। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसा प्लान है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट का मतलब समझो पहले आप। प्रोजेक्ट क्या है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वेरियस प्रोजेक्ट आते हैं। आपने सुना होगा भाई आज मेरा कोई भाई ये प्रोजेक्ट है, मुझे इसको करना है, तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बात कर रहा है प्रोजेक्ट प्लानिंग से, प्रोजेक्ट की प्लानिंग से रिलेटेड। तो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट आता है कि भाई रोड बनानी है, गवर्नमेंट के पास एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ गया, रोड बनानी है। आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया, जैसे आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो आपके प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती थी कि आपको पर्टिकुलर किसी के बारे में, जैसे मैनेजमेंट के बिजनेस स्टडी किया, इकोनॉमिक्स की फाइल बनानी है, अकाउंट्स की प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। सोचो ना, प्रोजेक्ट मतलब क्या है, आपको कुछ एक टास्क दिया गया है, उस टास्क को बोला प्रोजेक्ट, भाई ये आपको कब करके लाना है, समझ में आ रहा है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, कहीं ना कहीं मैं प्लान कर रहा हूं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसा प्लान है, क्या बोला, प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसा प्लान है जो हमें यह बताएगा, क्या बताएगा कि हमारे प्रोजेक्ट का गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या बताएगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसा प्लान है जो हमें यह बताएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक टास्क होने वाले हैं जो करना है। तीसरा, कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करेंगे, ये भी हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग बताएगा। और कैसे उसको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेस की जरूरत है, ये भी प्रोजेक्ट प्लानिंग बताएगा। और हमें कितना बजट चाहिए उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ये भी। और कितने टाइम में वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया, या डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है कि ये प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट होगा, ऐसा कहा जाता है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट होगा। बहुत सारे उसमें लिस्ट दे रखी है, उसमें गोल दे रखे हैं, उसमें उद्देश्य दे रखे हैं, उसमें टास्क दे रखे हैं, उसमें अचीव करने के लिए किस तरीके से हम इसको अचीव करेंगे। तो ये आपके पास प्रोजेक्ट प्लानिंग है।
तो अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों कि प्रोजेक्ट प्लानिंग किसे कहते हैं, तो आप उसको सिंपली हिंदी में एक आंसर देना कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसा प्लान है जो हमें यह बताएगा कि हमारे प्रोजेक्ट का गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, उस गोल को करने के लिए उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, कौन कौन से टास्क होंगे, स्पेसिफिक टास्क जो उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, कितना बजट पैसा चाहिए, कितना खर्चा होगा बजट बताएंगे, और कितने टाइम में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, कितना टाइम में हमें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्लानिंग को प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। तो अगर मैं प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहा हूं तो मैं किस चीज के बारे में प्लान कर रहा हूं कि यार हमारे प्रोजेक्ट का गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक टास्क क्या है, क्या क्या टास्क होंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे हम अपने गोल को अचीव करेंगे, ये प्लानिंग करेंगे हम, ठीक है। किसने हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना रिसोर्सेस हमें जरूरत पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कितना बजट हम बनाएंगे पर्टिकुलर, और कितने टाइम में अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। तो इसी को दोस्तों प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। तो अगर आपके पास कभी पेपर में मतलब आया, कभी पेपर में कहा कि बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो आप क्या करोगे, आप ये इसको जो लिखना है, जो मैंने पॉइंट वाइज लिखा, आप पॉइंट वाइज नहीं लिख के इसको कोमा कोमा लगाते हुए आप पूरी एक लाइन बना देना, पैराग्राफ सा। ये पॉइंट वाइज निकालने का मतलब क्या है दोस्तों, ये पॉइंट वाइज लिखने का पर्पज सिर्फ आपको अलग से आइडेंटिफाई करने के दिखाने के लिए था कि देखो पढ़ते हैं एक बार। अ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ प्लान विच डिफाइन द प्रोजेक्ट गोल, जो हमें बताएगा प्रोजेक्ट गोल और ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा प्लान जो हमें प्रोजेक्ट का गोल और ऑब्जेक्टिव बताएगा, स्पेसिफिक टास्क बताएगा, कैसे उस गोल को अचीव करना है वो बताएगा, कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो आइडेंटिफाई करेगा, बजट बनाएगा कि कितना पैसा लगने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, और टाइमलाइन बताएगा कि कब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होगा। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग डिफाइन ऑल वर्क, सभी वर्क का डिफाइन कर देता है इन अ प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई हु विल डू इट। कि भाई एक कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया, एक कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया, कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लिया, भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने कहा मॉल बनाने का एक प्रोजेक्ट ले लिया, तो अब ये मॉल को बनाया कैसे जाएगा, कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा काम कौन करेगा, हर एक एक्टिविटी को डिफाइन करना, हर एक वर्क को डिफाइन करना, कौन सा वर्क किसको मिलना चाहिए, कौन सा वर्क कौन सा करेगा, तो ये सभी चीजें को डिफाइन करता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इस तरीके से मैंने आपको ये मीनिंग बताया कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है। तो अगर मैं याद करूं तो बताओ प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या बताता है हमें। अगर मैं बात करें प्रोजेक्ट प्लानिंग की दोस्तों, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग हमें एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा प्लान है जो कि डिफाइन करता है बहुत सारी बातें। क्या क्या हो सकता है दोस्त, वो बातें यहां पर लिख सकते हैं हम। पहला हो सकता है प्रोजेक्ट का गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, याद रहेगा। दूसरा हमारे पास हो सकता है आपके पास स्पेसिफिक टास्क, तीसरा हमारे पास हो सकता है, टास्क की बात कर लेते हैं, और तीसरा हमारे पास मान लो क्या हुआ, हाउ टू अचीव गोल, गोल को किस तरीके से अचीव करेंगे ये भी प्लान में लिखा होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग बताएगा। व्हाट रिसोर्सेज इज नीडेड, कितने रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा हमें बजट के बारे में बताएंगे, कितना पैसा उसमें लगेगा। और कंप्लीशन, और दोस्तों क्या आएगा, कंप्लीशन। टाइमलाइन बताएगा, टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन। 1 2 3 4 5 6 बातें, भूल तो नहीं गया कुछ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट प्लानिंग है। समझ में आया। तो इन चीजों के ये एलिमेंट हो गए प्रोजेक्ट प्लानिंग के कि भाई प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे तो ये सभी चीजें उसके अंदर होगी। क्लियर है सर। तो यहां समझ में आया प्रोजेक्ट प्लानिंग किसे कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। अगर आप एक चीज और लिखना चाहे तो प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी लिख सकते हैं। अगर नहीं है
तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग किसका पार्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो पहला दूसरा और ये पहला पॉइंट यहाँ था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्लियर हो गया, इतना सा आपको समझ में आया? हाँ सर, इतना समझ में आया। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आप ये लिख के आ सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, क्योंकि जो मैं स्टडी मैट के अंदर लैंग्वेज दे रही है बहुत क्रिटिकल है, आप समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है और कितनी उसको हम चीजों को सब आसान बनाना है, यही तो काम है भाई, आपको चीजों को आसान भाषा में समझाना, इजी लैंग्वेज में आपको बताना, दैट्स आवर वर्क, है ना, ये हमारा काम है। चलो, तो यहां पर प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में समझ गया, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं वो समझते हैं। लिखेंगे दोस्त, साथ साथ लिखेंगे, प्रोसेस पॉइंट वाइज लिखिए आप, पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट लिखना, प्रोसेस मैनेजमेंट, ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट is the process of leading the teamwork to achieve the goal within a given period of a time set in which was set within a given period of a time बहुत है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करते हैं टीम वर्क से। एक पूरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है दोस्तों, उस प्रोजेक्ट को अकेला बंदा नहीं कर सकता काम, एक टीम चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए एक टीम चाहिए। तो टीम वर्क जब लगता है और टीम वर्क लगने से हम अपने प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करते हैं विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम का मतलब वो टाइम जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में सेट किया था। गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम मीन्स गिवन period of time means which was set in प्रोजेक्ट प्लानिंग। भाई हमारे को एक प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है। कोई भी मान लो एक मॉल की कंस्ट्रक्शन है, एक प्रोजेक्ट है, तो उसको हमें एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है ना, एक टाइम दिया भाई 5 साल में कंप्लीट करके दिखाओ। तो 5 साल में जब हम टीम वर्क से उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, ऐसा प्रोसेस जो हम टीम वर्क से अचीव करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के गोल को, और स्पेसिफिक टाइम जो गिवन था उस टाइम के अंदर उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग द टीम वर्क टू अचीव द गोल विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। ये गिवन पीरियड यहां तक ही लिखना है, ये तो मैं इसके आगे आपका मतलब बताया कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है वो टाइम जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में सेट करा था, भाई ये प्रोजेक्ट हम इतने टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा फर्स्ट चैलेंज ये निकल कर आता है कि सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, उसके बाद सेकंड चैलेंज जो निकल कर आता है वो अलग। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते टाइम हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो क्या चैलेंजेस को पढ़ते हैं एक बार। द प्राइमरी चैलेंज, द फर्स्ट चैलेंज लिख लो आप, द फर्स्ट चैलेंज, हाँ द फर्स्ट चैलेंज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, the first challenge of project management is to achieve all the project goals, is to achieve all the project
goals within the given constant, within given constant. constant का मतलब क्या है? कंडीशन. याद करो मैंने लिमिटेड लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक आपको सिखाया था, वहां कांस्टेंट का मतलब बताता है कंडीशन होती है. सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन है भाई, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए से हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज है. कांस्टेंट क्या जाते हैं भाई, हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज है, इसी रिसोर्सेज में आपको प्रोजेक्ट गोल को कंप्लीट करना है. तो जो गिवन रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के अंदर अंदर अगर आप अपने प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करते हो, ये हमारा प्राइमरी चैलेंज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्राइमरी चैलेंज है कि वो अपने प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करे जो भी उनके पास प्रोजेक्ट है, और विद इन अ गिवन कांस्टेंट का मतलब जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके अंदर ही आपको उसके गोल को अचीव करना है. दैट्स कॉल्ड फर्स्ट चैलेंज. जो हमारा सेकंड चैलेंज है निकल कर आता है, द सेकंड चैलेंज is to optimize the allocation of necessary input. Optimize the allocation of necessary input and apply them to meet predefined objective. क्या मतलब हुआ? ये फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज हमारे स्टडी मैट में लिखा हुआ है, तो आपको ये पढ़ना है. कहता है सेकंड चैलेंज है कि टू ऑप्टिमाइज. ऑप्टिमाइज मतलब बेस्ट, ऑप्टिमाइज मतलब बेस्ट. आप सबसे पहले तो बेस्ट तरीके से अपने रिसोर्सेज जो इनपुट लगाओगे, इनपुट मतलब आप रिसोर्सेज कह सकते हो, जो भी रिसोर्सेज आप लगाओगे उसको बेस्ट तरीके से एलोकेट करो. मतलब सिंपल ये कहानी क्या रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट को गोल तो अचीव करो विद इन अ गिवन रिसोर्सेज, बट उस रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से एलोकेट करो. ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज का वेस्टेज करो, बेस्ट तरीके से एलोकेट करो. जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा है ना, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब जो प्लानिंग में ऑब्जेक्ट सेट करा था, उस ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से एलोकेट करो. ये कहता है सेकंड चैलेंज. आ रहा समझ में? तो इधर मैं कहता हूं जो इनपुट है, इनपुट हेयर, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए. हेयर इनपुट मींस रिसोर्सेज. इनपुट का मतलब होता है रिसोर्सेज, कि क्या आप लगा रहे हो. ठीक है. और रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं मैं आपको लिखवा देता हूं. जैसे कि मनी, पैसा लगाया आपने, पीपल, पर्सन लगाए, तो रिसोर्सेज हो गए हमारे पास मनी, पीपल, मटेरियल, एनर्जी, स्पेस, जगह. जगह भी आपने, जगह आपको, आपके पास एक जगह है, वो एक तरीके से क्या है, वो गोडाउन है, एक तरीके है, वो आपका रिसोर्सेज है, आपका सामान होगा, कंप्लीट होगा, क्या करोगे आप. बहुत सारी चीजें आ गई, मटेरियल, मशीन आ गया. ये सब आपके लिए क्या है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपके लिए रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है. तो पहला चैलेंज ये है कि आपको सबसे पहले, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहता है कि आप सबसे पहले प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करो विद इन अ गिवन रिसोर्सेज. और जो रिसोर्सेज है, सेकंड चैलेंज कहता है जब आप रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे, बांटोगे, यूज करोगे, तो वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करो, जिससे आपका जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, प्री डिफाइंड का मतलब जो प्लानिंग में आपने ऑब्जेक्ट सेट करा था, वो आपका इजिली मीट कर पाए, आप उसको पूरा कर पाए, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर पाए. ठीक है सर. तो ये आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी, और वो आपके पास प्रोजेक्ट प्लानिंग की डेफिनेशन है. दोनों समझ में आई क्या कहते हैं? दोनों समझ में आ गया. ठीक. अब हम समझते हैं कि गैंट चार्ट किसे कहते हैं. देखो इधर ना इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा कि पहले हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं हो जैसे हम पहले करते थे कि पहले एक चैप्टर पढ़ा, पूरा कंप्लीट करा, सेकंड चैप्टर करा, कंप्लीट करा. यहाँ ना बीच में ही सिखाया जाए आपको. जैसे अब गैंट चार्ट के बारे में मुझे आपको सिखाना है, क्योंकि गैंट चार्ट नहीं सिखाया तो आपको आगे फर्दर समझ में नहीं आएगा कि गैंट चार्ट क्या है, या जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो ये समझाना जरूरी है.
कुछ बातें गैंट चार्ट की यहां समझा दी, कुछ बातें मैंने बाद में समझा दी। तो ये है कि डायरेक्टली मैं कराते जाऊंगा आपको और ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें कवर होती चली जाएगी। ठीक है, चलो तो यहां पर हम सीख रहे हैं कि गैंट चार्ट का मतलब क्या है। धीरे धीरे ना आज की क्लास में हम मीनिंग सीख रहे हैं कि क्या क्या मीनिंग है, मीनिंग क्या क्या होता है गैंट चार्ट। इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछेगा कि गैंट चार्ट बनाकर आओ पेपर के अंदर, तो सर गैंट चार्ट किसे कहते हैं, तो लिखना गैंट चार्ट। अच्छा एक मिनट, इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखना, गैंट चार्ट is a graphical representation of a series of activity. Gantt chart is a graphical representation. Graphical representation. Gantt chart is a graphical representation of a series of an activity. Series of activity. Series of activity. Drawn to a time scale. Drawn to a time scale. देखो गैंट चार्ट क्या है, जो हम एक्टिविटी करेंगे, जो हमारी एक्टिविटी होगी। सर एक्टिविटी मतलब क्या है, मैं आगे समझाता हूं। समझ लो कोई एक्टिविटी पर्टिकुलर काम है, उस एक्टिविटी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरीके से जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम गैंट चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो गैंट चार्ट क्या है, गैंट चार्ट बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी का। आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो उस एक्टिविटी ए बी सी डी एक्टिविटी, उसको आप जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो उसको हम गैंट चार्ट कहेंगे, सिंपल। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा आपको। ठीक, अब ये एक तरीके से ना, जैसे हमने सीखा था एक ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो यहां पर गैंट चार्ट में बताया गया है जो एक्स एक्सिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और जो वाई एक्सिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होनी है। तो मैं लिख दूं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब कौन सा हो गया, होता हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी वाली लाइन होती है, और ये हमारा कौन सा होता है, एक्स एक्सिस होता है। जो हमारा एक्स एक्सिस होता है दोस्तों, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस जो होगा ग्राफ का, गैंट चार्ट के जो ग्राफ का एक्स एक्सिस होगा उसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। टाइम मतलब क्या है कि एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम में हम अपनी एक्टिविटी को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको गैंट चार्ट कहते हैं। गैंट चार्ट क्या होता है, जब हम ऑल एक्टिविटीज, नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को हम टाइम के अकॉर्डिंग, मैं ये पर्टिकुलर ए एक्टिविटी इतने टाइम में हुआ, बी एक्टिविटी इतने टाइम में हुआ, तो टाइम के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी सीरीज को परफॉर्म करते, सीरीज ऑफ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं गैंट चार्ट। ठीक, अब गैंट चार्ट में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होगा वो टाइम को बिलोंग करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वाई एक्सिस होता है वो बिलोंग करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड को, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो तीसरा पॉइंट है आपके पास वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मतलब ऐसे जो वर्टिकली है, और वो होती है हमारी, बताओ कौन सी, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब मैं आपको इसके ब्याह पर एक क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको क्लियरली होगा। मैं हर चैप्टर में कहता हूं कि पहले ही क्लास में आप ये मत समझिए कि पहली क्लास में आपको सब कुछ आ जाएगा, कि अगर पहली क्लास में सब कुछ आना था तो अगली क्लास बनती क्यों, है ना। तो पहली क्लास में कभी कुछ नहीं आता, पहली क्लास में सिर्फ बेसिक बातें पढ़ते हैं, कुछ बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ते हैं जिससे हम चैप्टर को समझ पाए, एक चैप्टर की स्टार्टिंग कर पाए, बस। तो पहली क्लास में हमने एक तरीके से सीखा, जब हम गैंट चार्ट बनाएंगे तो आपको पता है कि गैंट चार्ट क्या होगा, कि एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी को हम पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कि कैसे परफॉर्म हो रही है इस पर्टिकुलर टाइम में, वो गैंट चार्ट होगा। तो ग्राफिकल बनेगा, कुछ एक्स एक्सिस होगा, कुछ वाई एक्सिस होगा, जिसको हम टाइम के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी देखेंगे, जिसके अंदर वो आपके पास गैंट चार्ट है। बनाएंगे, सीखेंगे, तभी तो। अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, मतलब भी पढ़ रहे हैं ना।
देखो तीसरा चौथा पॉइंट लिख रहा हूं, गैन चार्ट इज ऑल्सो नोन एज बार चार्ट। गैन चार्ट को बार चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। गैन चार्ट इज ऑल्सो नोन एज बार चार्ट। गैन चार्ट इज ऑल्सो नोन एज बार चार्ट बिकॉज, क्यों जाना जाता है? बिकॉज इट्स शो एक्टिविटी, बिकॉज जनरली इट्स शो एक्टिविटी, बिकॉज लिखना जर्नली, ज्यादातर, जर्नली इट्स शो एक्टिविटी टू अ स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक जॉब टू इंडिविजुअल सेंटर, इंडिविजुअल या फिर वर्क सेंटर कह सकते हो, टू वर्क सेंटर बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सिस कह लो या बार कह लो। ज्यादातर जब गैन चार्ट बनता है ना, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर जॉब किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, वो बताती है। एक पर्टिकुलर जॉब किस तरीके से काम हो रहा है वो बताती है। इसलिए ज्यादातर इसको कहता है बार चार्ट, क्योंकि ये ज्यादातर ड्रॉ होती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बहुत कम बनता है, हॉरिजॉन्टल ज्यादातर ड्रॉ करा जाता है इसको। इससे पता चलता है कि हम किस तरीके से अपनी एक्टिविटी ऑफ दी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसलिए इसको बार चार्ट भी कहा गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बार एक तरीके से ऐसा हुआ हॉरिजॉन्टल, इसका नाम दूसरा बढ़ गया बार चार्ट। ठीक है, तो गैन चार्ट आपका कुछ बेसिक मीनिंग समझ में आया। इसकी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ लिमिटेशंस भी है, तो वो हम आगे सीखेंगे जब हम प्रैक्टिकल अपना कंप्लीट करते जाएंगे। तो एंड में जो रिमेनिंग थ्योरी बच जाएगी हम उसको भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ेंगे। देखो क्या होगा, हमारा करने का जो प्रोसीजर है स्टडी नोट 6 को, पहले वो थ्योरी हम पहले कंप्लीट कर लेंगे जिस थ्योरी से प्रैक्टिकल में यूज होने वाली है। जो थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट को करने के लिए जो थ्योरी का यूज होने वाले से, प्रैक्टिकल पार्ट में हमसे पूछेगा कि गैन चार्ट को ड्रॉ करो, तो उसके लिए मैंने बेसिक थ्योरी बता दी। अब इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ लिमिटेशन है, वो स्ट्रेंथ और लिमिटेशन प्रैक्टिकल पार्ट के लिए जरूरी नहीं है, पर वो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए जरूरी है, तो हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें अभी वो थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल करने से पहले वो थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, वो कर लो। उसके बाद जो थ्योरी प्रैक्टिकल समझने के लिए जरूरी नहीं, प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, एंड में वो सारी थ्योरी कंप्लीट कर लो जो एमसीक्यू के लिए जरूरी है ना। चलो, तो ये आपके पास 3 बातें मैंने आज की क्लास में आपसे डिस्कस करी। मैंने आज अभी डिस्कशन जो है मेरा वो 3 बातों के लिए है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, जो हमारा 4th पॉइंट है जो सीखना है हमें, वो है आपके पास नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस, और नेटवर्क एनालिसिस हम बुक से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा लिखवाने का मुझे कोई फायदा नहीं है। यहां पर लिख दो रीड बाय बुक, रीड थ्रू बुक, रीड थ्रू स्टडी मटेरियल। आप इसको स्टडी मैट से पढ़ेंगे, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं आपको अभी स्टडी मैट से इसको, क्योंकि बहुत बड़ा है और मुझे सारा समझाना है वो, और मैं इतना बड़ा लिखूंगा टाइम वेस्टिंग होगा। तो आप यहाँ पर रीड थ्रू स्टडी मैट लिख देंगे, और जब भी ये कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तो स्टडी मैट खोल के उसको वहां पर पढ़ लेंगे एक बार। एक ही बार पढ़ने की जरूरत है बस, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो मैं थ्योरी अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा, मैंने कहा ना 90% पार्ट ऐसा होता है जिसमें प्रैक्टिकल आता है इसके अंदर, तो वो चीज तो पढ़े एक बार स्टडी मैट से इसको पढ़ते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस क्यों वर्ड का यूज करा जा रहा है और ये क्यों आया, इसका एक पूरा बेस पढ़ते हैं। ठीक, देखेंगे सामने मैंने खोल लिया है, मुझे यहां से लेकर ना आपको यहां तक पूरा पढ़ाना है, और इतना बड़ा मैं लिखवाना नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहीं पढ़ा देता हूं। आप भी अगर कभी भूल जाओ तो आपको यहीं से पढ़ लेना है इसको। पेज नंबर 170 में मिल जाएगा आपको। एक मिनट, हाँ, पेज नंबर जो है आपको स्टडी मैट में 170 पे मिल जाएगा, नहीं तो आप सामने देख लीजिए, यहां से मैं दिखा देता हूं। देखो नेटवर्क एनालिसिस क्या है। नेटवर्क एनालिसिस है, कहता है रूटिंग हमारा पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्शन प्लानिंग में। रूटिंग हमारा पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्शन प्लानिंग में। अब ये सर रूटिंग क्या होता है? इन स्मॉल प्रोजेक्ट रूटिंग इज वेरी सिंपल। अब सर पहले तो रूटिंग समझाइए कि रूटिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों रूटिंग जो होता है, रूटिंग में क्या होता है, जब हम कभी भी प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने ऑपरेशन, जो हमारा काम है, जो हमारी एक्टिविटी है, जॉब है, उसको हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं एक सीक्वेंस, कि मुझे पहले ये काम करना है,
इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट ये काम करूंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट ये काम करूंगा। ये चीज पहले से डिसाइड हो रखी है कि आपका ऑपरेशन किस तरीके से चलने वाला है। और ये छोटी छोटी कंपनी, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, वहां ज्यादातर यूज होता है रूटिंग, क्योंकि हर एक चीज पहले से डिफाइन होती है। क्या कि छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं तो एक सिंगल प्रोजेक्ट होता है, तो उसको पहले से हम प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि पहले हमें ये वाली एक्टिविटी करनी है, इसके खत्म होने के बाद जस्ट याली करो, उसके खत्म होने के बाद जस्ट याली करो। तो यह है रूटिंग, सीक्वेंस पहले से डिसाइड है, उसको कहते हैं रूटिंग। तो रूटिंग जो है वेरी सिंपल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड। किस तरीके से आपका ऑपरेशन होगा, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म वन आफ्टर अदर इज गिवन सीक्वेंस। भाई मैंने कहा पहले ए काम होगा, ए के बाद आप सी करोगे, फिर सी के बाद आप करोगे बी, और बी के बाद करोगे डी। इस तरीके से सीक्वेंस है। तो बस सिंपल, ये आपका एक तरीके से क्या बन गया, एक रूट बन गया। एक रूट बन गया कि किस तरीके से आपको काम करना है ना। रूट मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन। भाई मुझे आप समझिए कि मुझे यहां से मुंबई जाना है, जैसे दिल्ली से मुंबई जाना, तो दिल्ली से मुंबई के लिए रूट क्या है, वो पहले से डिसाइड है ना, तो मैं उसी रूट पे चलूंगा। भाई मैं ट्रेन के थ्रू भी जा सकता हूं, मैं बाय प्लेन भी जा सकता हूं। मैं ट्रेन के थ्रू जाऊंगा तो ट्रेन उसी रूट पे चलेगी जिस रूट दे रखा होगा, और रूट पहले से डिसाइड होगा। तो रूटिंग क्या होता है, एक सिंपल वे कि जब हम कोई भी ऑपरेशन के सीक्वेंस को पहले से ही ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि कब कौन सा काम होगा। एक रूट मिल जाएगा कि पहले मैं ए को करूंगा कंप्लीट, ए के खत्म होने के बाद जस्ट सी उठाऊंगा, सी को खत्म करने के बाद जस्ट बी, और बी खत्म करने के बाद डी, और खत्म हो जाएगा मेरा काम। पर ये जो रूटिंग होती है ना दोस्तों, ये तब यूज करते हैं जब हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं, और जब हम बिग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहां रूटिंग अप्लाई नहीं हो पाती। देखेंगे यहां पर लिखा है, ये समझ में आ गया इतना। कहता है बट इन अ लार्ज प्रोजेक्ट दिस इज वेरादर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन जाती है क्या, देयर मे बी मोर देन वन रूट टू कंप्लीट अ जॉब। एक जॉब को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा रूट बन सकते हैं। हो सकता है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, हो सकता है मैं ए से पहले सी बनाऊं, सी से बी बनाऊं, बी से डी बनाऊं। हो सकता है कि ए के बाद बी बना दूं, बी के बाद सी, सी के बाद डी बनाऊं। तो इस तरीके से भी एक जॉब कंप्लीट हो सकती है। हो सकता है पहले ए बनाऊं, डी बनाऊं, सी बनाऊं, फिर बी बनाऊं। इस तरीके से भी काम कंप्लीट हो सकता है। तो जब प्रॉब्लम वहां आती है जब एक काम को कंप्लीट करने के लिए, एक जॉब को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा रूट निकल कर आते हैं। एक से ज्यादा रूट निकल कर आते हैं तो कौन सा रूट लगाऊं, समझ में आ रहा है दिक्कत है। तो मैं वो रूट अप्लाई करूंगा, वो डायरेक्शन अप्लाई करूंगा, वो सीक्वेंस अप्लाई करूंगा जिसमें मेरी कम से कम कॉस्ट आएगी। तो यही वो बात लिखी है कि डिफिकल्टी कहां राइज होती है, स्मॉल प्रोजेक्ट में कभी ऐसा नहीं होगा। स्मॉल प्रोजेक्ट में रूटिंग इसलिए सिंपल होती है क्योंकि रूटिंग समझ में आया, जिसमें ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस पहले से डिसाइड हो रखा है कि मुझे कब कौन सा काम करना है, उसको रूटिंग कहते हैं। और स्मॉल प्रोजेक्ट में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा रूट नहीं होते, एक ही रूट बनता है। जब एक रूट बनता है तो भैया आराम से वो काम हो जाता है। जब मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात करता हूं, जो बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक जॉब को कंप्लीट करने के जब एक से ज्यादा डायरेक्शन मिल जाए, एक से ज्यादा रूट मिल जाए, तो बड़ी डिफिकल्टी आती है कि कौन से रूट से चलकर उस काम को पूरा करा जाए। तो देयर आर मोर देन वन रूट टू कंप्लीट अ जॉब। यही हमारी डिफिकल्टी है जब एक काम को करने के लिए एक से ज्यादा रूट हो जाते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, अब प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ क्या करेगा, उसका फंक्शन आएगा। प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाएंगे, बोलेंगे भैया क्या करे, कौन सा रूट लगाए जिससे भाई ए से पहले सी बनाए, डी बनाए, ये करे, ये वाला रूट लगाए, ये वाला रूट लगाए काम को करने के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए 3 रूट मुझे दिख रहे हैं। अब कौन सा रूट से मैं काम करूं, कौन से सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर से मैं काम करूं जिससे, तो प्रोडक्शन मैनेजर कहेगा भाई आप उस सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर से उस पाथ को लीजिए। एक पाथ भी कह सकते हैं इसको कि भाई एक डायरेक्शन, कि भाई पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक पाथ भी बन जाएगा, रूट बन जाएगा, डायरेक्शन बोल दो, जिससे आपके कम से कम टाइम में वो काम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो आप ये देखिए कि जब आपके पास एक काम को करने के लिए एक से ज्यादा पाथ आ जाए या एक से ज्यादा रूट मिल जाए, तो आप उस रूट को फॉलो करिए जिस रूट में कम से कम टाइम लगकर आपका प्रोजेक्ट, आपका जॉब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्लियर। अब इन अ बिग प्रोजेक्ट मैनी एक्टिविटी आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली। अब एक काम हो तो बड़ा, अब एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है, जैसे कि कोई भी आप चीज लोगे तो एक से ज्यादा, वैसे मान लो कि नई मेट्रो बन रही है। अब जब नई मेट्रो बन रही है तो नई मेट्रो बन रही है तो कहीं आधी जगह काम होता है, कहीं इधर, मतलब एक सिरे से काम नहीं होता, अलग अलग जगह पर काम होता है।
आपने देखा होगा अभी भी आप मेट्रो बन रही होती है, तो मान लो आप यहां से लेकर यहां तक मेट्रो है, यहां तक बन रही है मेट्रो, तो आधा काम यहां चालू हो जाएगा, फिर थोड़ा काम यहां आगे हो जाता है, फिर थोड़ा काम आगे होता है, थोड़ा काम आगे होता है, थोड़ा काम आगे होता है। देख लो एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट चालू हो गए एक मेट्रो को। और प्रोजेक्ट क्या है पूरा? एक मेट्रो की लाइन बनाना। जब एक मेट्रो की लाइन बनेगी तो आपके पास थोड़े थोड़ा जगह काम चालू हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या होता है, जब हम बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म करनी होती है ना। देयर आर मैनी एक्टिविटी विच कैन बी स्टार्टेड ओनली एट द कंप्लीशन ऑफ अदर एक्टिविटी। और कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी, जैसे कि मैंने कहा भाई मुझे मेट्रो बनानी है, मेट्रो की एक लाइन डालनी है जो यहां से लेकर यहां तक चलेगी। अब यहां से लेकर यहां तक डलेगी तो ये समझ में आएगा, चलो पहले मैं यहां पर बना लेता हूं इधर एक लाइन, इधर एक मेट्रो का भाई बड़े बड़े फ्लाईओवर से लगेंगे, वो ऊपर जाती है ना मेट्रो, तो वो बनेगा। मान लो भाई यहां पर हमने यहां पर लगाया, यहां पर लगाया 1 2 3 ऐसे करके एक बना दिया। फिर थोड़ा हल्का सा आज थोड़ी जगह छोड़ के देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे बनता है फिर लगता है। तो एक काम कंप्लीट हो, जब ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा या ये कंप्लीट होगा, है ना, उसके बाद ही तो ये चालू हो जाएंगे, फिर इसको पूरा करेंगे, फिर इसको पूरा करेंगे, फिर आगे पूरा करेंगे। वही कह रहा है कि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो किसी काम के कंप्लीट होने के बाद ही चालू होगी। भाई मान लो ये वाली एक्टिविटी जो है ये कब कंप्लीट होगी? जब ये दोनों कंप्लीट होंगे तभी बीच में ये बनेगा, एक लाइन डल के बीच में भी ये बनेगा। हो सकता है ऐसे बहुत सारे काम है, चलो मैंने मेट्रो का लिया, कोई पर्टिकुलर और चीज हो सकती है। तो वो कह रहा है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो एक्टिविटी किसी अदर एक्टिविटी के कंप्लीशन के बाद ही हो पाएगी, है ना। इन सच केस, तो उस केस के अंदर थ्रू स्टडीज रिक्वायर्ड to collect the complete detail about the project and then find out the new and better and quickly way to get the work done in a decent way। तो कहता है कि जब ऐसा आपके पास आए, कैसे? जब ये प्रॉब्लम आए कि जब एक एक्टिविटी को हम तभी परफॉर्म कर पाए जब दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, मतलब एक एक्टिविटी जब दूसरे पे डिपेंड हो। ये एक्टिविटी में ये काम तभी कर पाऊंगा जब ये इससे पहले ये वाली एक्टिविटी हो जाएगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना पड़ता है? बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, और हमें स्टडी करके ये फाइंड आउट करना होता है एक ऐसा बेटर तरीका जो इजी हो, जो क्विक हो और डिसेंट वे में उस काम को करा जा सके। ठीक, इस लाइन में ये लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप। अब यहां से पढ़नाएंगे, यहां से पढ़ेंगे। कहता है द फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम शो द वेरियस एक्टिविटी। तो पहला स्टेप ये है कि आप एक डायग्राम ड्रॉ करिए जो अलग अलग एक्टिविटी को दिखाए कि भाई ये एक्टिविटी यहां से यहां चलेगी, फिर इसके बाद ये वाली एक्टिविटी होगी, इसके बाद ये वाली एक्टिविटी होगी। मान लेते हैं कि मैंने कहा देखो ए के बाद एक्टिविटी फिर बी होगी, बी के बाद फिर एक्टिविटी सी होगी, और बी के बाद डी भी चालू हो सकती है, डी के बाद ई होगी, और सी के बाद एफ होगी। तो ये एक पर्टिकुलर क्या बनाया आपने? डायग्राम। अच्छा, जब आपने ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाया तो ऐसे डायग्राम को हम नाम देते हैं नेटवर्किंग डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम। क्या नाम देते हैं ऐसे डायग्राम को? नेटवर्क डायग्राम। तो सबसे पहले हम, अगर हमें बेटर तरीका ढूंढना है, नया तरीका ढूंढना है, तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम शो द वेरियस एक्टिविटी। एक ऐसा डायग्राम आप बनाइए जो अलग अलग एक्टिविटी को शो कर रहा हो कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी और कौन सी एक्टिविटी बाद में होगी। एंड देयर पोजीशन इन द प्रोजेक्ट, और उनकी पोजीशन कब है? पोजीशन मतलब पहले कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, वो पोजीशन। इट आल्सो एक्सप्लेन द टाइम टू बी टेकन टू कंप्लीट द रूट फ्रॉम वन ऑपरेशन टू अनदर ऑपरेशन। और ये फिर इसमें डायग्राम में जब आप डायग्राम बना लोगे कि पहले हम ए एक्टिविटी को पूरेंगे, ए के बाद बी ही करनी होगी, बी के बाद फिर सी होगी, सी के बाद डी होगी, या डी के बाद ई और एफ दोनों चालू हो सकती है। ये क्या हो गया? पोजीशन हो गई। ये हो गया डायग्राम जो बताएगा हमें कि पहले एक्टिविटी कौन सी करनी है और दूसरी बार उसके बाद कौन सी करनी है। एक ऐसा डायग्राम मेंटेन करो जो हमें ये बताए कि पहले एक्टिविटी कौन सी करे और दूसरी कौन सी करे, पोजीशन क्या होगी, और एक एक्टिविटी को पूरा करने के बाद दूसरी एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है पूरा करने में, वो टाइम भी एलोकेट करो कि एक एक्टिविटी ए में इतना टाइम लगेगा, एक्टिविटी बी में इतना टाइम लगेगा, वो सब। द टाइम इज टेकन टू कंप्लीट द रूट फ्रॉम वन ऑपरेशन टू अनदर। एक रूट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। इट आल्सो डिफाइन द वे ऑन अ डिले इन एन एक्टिविटी इफेक्ट द एंटायर प्रोजेक्ट। और इससे हमें यह पता चल जाएगा कि वेरियस एक्टिविटी का टाइम पता चल जाएगा कि भाई एक्टिविटी ए जो है जो इसमें 5 मिनट लगते हैं, एक्टिविटी बी करने में उसमें 20 मिनट लग जाते हैं।
तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी है जो बहुत लेट काम कर रही है, उसकी वजह से एंटायर प्रोजेक्ट में लेट हो रहा है ना। तो ये भी इस डायग्राम से पता चलेगा। तो भाई ऐसे डायग्राम जो होगा वो कहलाएगा नेटवर्क डायग्राम। ऐसे डायग्राम को क्या नाम देंगे दोस्त? नेटवर्क डायग्राम कहेंगे। अब ये नेटवर्क डायग्राम क्या है? एक ऐसा प्रोजेक्ट का पिक्चर बोल लो या मैप बोल लो, जैसे हम देखते हैं कि भाई मेट्रो का मैप देखा है आपने, वो नेटवर्क डायग्राम है एक तरीके का। जैसे कि दोस्तों सामने देखिए, देखो आपको दिख रहा होगा कि भाई एक यहां पहुंचने के लिए, देखो देखो ध्यान देख रहे हो, मुझे यहां पहुंचना, मेरा एरो दिख रहा है, मुझे यहां पहुंचना है। अब यहां पहुंचने के लिए दो लाइन जाती है, एक यहां से घूमकर यहां आ सकते हैं, एक येलो लाइन जा रही है यहां से लेकर यहां आ सकते हैं। तो एक काम को यहां पहुंचने के लिए, यहां पहुंचना हमारा क्या है? जॉब है। इस जॉब को अगर यहां पहुंचना हमारा जॉब है, तो इस जॉब को पहुंचने के लिए, करने के लिए हमें दो पाथ दे रखे, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जो हमें बता रहा है कि पहले आपको यहां पर खड़े हो आप, तो ये एक एक्टिविटी, इसके बाद आपको यहां जाना पड़ेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, फिर इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप यहां पर काम कर सकते हैं, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा। अगर आपको कहीं और जाना है तो आप यहां से मुड़ सकते हैं। तो ये नेटवर्क डायग्राम है। जो मेट्रो मैप होता है ना दोस्तों, वो एक तरीके का नेटवर्किंग डायग्राम होता है, वो हमें बताता है कि कितना समय लगेगा और कितना क्या लगेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से वहां समझना कि भाई नेटवर्क एनालिसिस का जरूरत क्यों पड़े, क्योंकि जब बड़ा बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो वहां पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक साथ चालू होती है, और कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक कंप्लीट होने के बाद ही शुरू हो सकती है। तो इस केस के अंदर हमें अगर बेटर नया तरीका ढूंढना है तो हमें पहले एक डायग्राम बनाना होगा। उस डायग्राम में ये पहले डिसाइड करना होगा कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी और कौन सी बाद में, और उस कौन सी हर एक एक्टिविटी का टाइम बताना पड़ेगा कि ये एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होगी। और ऐसे डायग्राम को नेटवर्क डायग्राम कहा गया। और यहां पर उस चैप्टर के अंदर हमें नेटवर्क डायग्राम ही बनाना होता है और उनकी कॉस्ट वॉट लगानी है, और हम वो पाथ ढूंढेंगे जो पाथ हमारा लीस्ट होगा, कम से कम कॉस्ट का होगा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? तो यहां पर नेटवर्क एनालिसिस समझ में आया। इसलिए इस चैप्टर का जो दूसरा नाम है वो नेटवर्किंग कहा जाता है इस चैप्टर को। अगर आपसे कोई बोल रहा है भाई नेटवर्किंग चैप्टर कर लिया, तो आप समझना कि यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है वो, क्योंकि नेटवर्किंग हमें नेटवर्क डायग्राम इसी में बनाना होता है। समझ में आया? तो ये जो पेज नंबर 173 में 170 में हमने जो लॉजिक सीखा नेटवर्क एनालिसिस का क्यों बनाना होता है, क्या वो क्लियर हुआ आपको? ठीक है सर, यहां पर क्लियर हो गया आपको। तो थोड़ा बहुत मैं नेटवर्क डायग्राम के बारे में लिख देता हूं। तो पांचवा हमारा जो पॉइंट आएगा, एनालिसिस पढ़ लिया हमने, किस तरीके से एनालाइज करा, क्यों हमें जरूरत पड़ी डायग्राम की, इससे हमारा इजी और बेटर वे और डिसेंट वे से काम हो सकता है। तो अब नेटवर्क डायग्राम क्या है? नेटवर्क डायग्राम, अब हमें कुछ और बेसिक बातें पढ़नी है दोस्तों, लिखना मेरे साथ। नेटवर्क डायग्राम इज एन एरो डायग्राम। एक तरीका क्या होता है? एरो डायग्राम होता है। नेटवर्क डायग्राम इज एन एरो डायग्राम। क्या बताएगा हमें? मैंने आपको सब बता दिया। ये बताएगा कि कितना टाइम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, पहले तो बताएगा कि कितनी एक्टिविटीज है और किसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट आएगी हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, ये हमें बताएगा। इससे क्या होगा, बहुत इजी वे में हम काम कर सकते हैं, इजी वे में हम किसी बात को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही पढ़ा था यार, पूरे उसमें यही पढ़ा था। इस पूरी बात में यहां पर हमने जब पहला स्टेप हमने देखा कि यहां से यहां पढ़ने का हमारा क्या था, यही रीजन था। ठीक सर, आओ। नेटवर्क डायग्राम इज एन एरो डायग्राम विच कंसिस्ट ऑल एक्टिविटी, विच कंसिस्ट ऑल एक्टिविटी, जिसके अंदर, ऐसे डायग्राम जिसके अंदर क्या है, सारी एक्टिविटी है। ऑल एक्टिविटी पोजीशन along with their time duration, along with their time duration and cost। नेटवर्क डायग्राम एक ऐसा एरो डायग्राम है जो हमें बताता है हर एक एक्टिविटी की पोजीशन, कि कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म होनी है, कौन सी एक्टिविटी उसके बाद परफॉर्म होनी है, और हर एक एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन, कि कब वो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, कब वो एक्टिविटी एंड होगी, और कितना टाइम लगेगा उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, और उस एक्टिविटी को पूरे करने में कितनी कॉस्ट आई। तो ये डायग्राम हमारा क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम कहलाता है। क्लियर है नहीं है? समझ में आ गया?
अगली क्लास में हम नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखेंगे। अभी हम बेसिक बेसिक बातें पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो अगले क्लास के अंदर, अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें बहुत काम आने वाला है। अब अगला हमारा मतलब है एक्टिविटी किसे कहते हैं। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज किसे कहते हैं। आप एक्टिविटी को कह सकते हो, एक्टिविटी इज अ स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट। एक्टिविटी इज अ स्मॉल स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट होते हैं टोटल प्रोजेक्ट के, ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट। भाई मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अब सभी प्रोजेक्ट को एक साथ काम तो कंप्लीट नहीं हो सकता, उस प्रोजेक्ट के मैंने छोटे छोटे पार्ट बना दिए, वो छोटे छोटे पार्ट मैंने कहलाए एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी क्या होता है, टोटल प्रोजेक्ट के छोटे छोटे पार्ट कह सकते हो आप। तो स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट। एन एक्टिविटी इज प्रेजेंट बाय, एन एक्टिविटी इज प्रेजेंट बाय, an activity is present by, an activity is present by arrow line, arrow line connecting with two event, connecting with two events, और जो इवेंट होंगे वो सर्कल में होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्टिविटी है ए, ये मेरी एक एक्टिविटी है ए, मैंने एक सर्कल में ए ले लिया, और एक एक्टिविटी मेरे पास है मान लेते हैं बी। अभी एक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरी ए एक्टिविटी है और ये मेरी बी एक्टिविटी है। अब यहां से यहां मैं एक एरो दे रहा हूं, यहां से यहां मैं एक एरो दे रहा हूं, तो ये हो गया एरो। ये क्या हो गया दोस्त, देखो ये मेरी होगी एक्टिविटी ए, ये मेरी होगी एक्टिविटी ए, और ये मेरी हो गया एक्टिविटी बी, ये मेरा हो गया एक्टिविटी बी। इसको मैं नाम दूंगा एरो, इसको मैं क्या नाम दूंगा, एरो नाम दूंगा। ये मेरा एरो हो गया। तो अब एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को एरो दे रही है, इसका मतलब है कि पहले ये वाला काम कंप्लीट होगा, ये वाली छोटा ये वाला एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर ये चालू होगा। इसके खत्म होने के बाद ये वाली एक्टिविटी काम कर जाएगी। ये होता है, इस तरीके से एक्टिविटी को शो करते हैं। तो एक्टिविटी इज अ स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट। तो मैंने एक पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी मैंने ए बी सी डी करके ऐसे जेड तक ले गया, तो ऐसी एक्टिविटी है। और मैंने कहा भाई एक्टिविटी को, एन एक्टिविटी इज प्रेजेंट बाय एरो लाइन, एरो लाइन से प्रेजेंट करेंगे। भाई पहले एक्टिविटी ए होगा, उसके बाद एक्टिविटी बी होगी, ए के बाद बी एक्टिविटी होगी। ये एरो ये प्रेजेंट कर रहा है। और जो मेरे दो सर्कल है, इनको मैं इवेंट्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, इवेंट। इनको क्या नाम देते हैं, इवेंट। तो ये मेरा नाम हो गया इवेंट, और इन इवेंट को मैं कहता हूं टेल इवेंट, टेल इवेंट। फिर ये टेल इवेंट क्या होता है, जहां से एक्टिविटी चालू हुई, जहां से कोई इस काम एक्टिविटी स्टार्ट हुई, जहां से एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसको नाम देते हैं टेल इवेंट। और जहां ये भी एक तरीके का क्या है, इवेंट है, और इस इवेंट को नाम दूंगा हेड इवेंट। क्या नाम देंगे, हेड इवेंट। और जहां एक्टिविटी खत्म होती है उसको नाम देते हैं हेड इवेंट। भाई ए इवेंट की ए से चालू हुआ और बी पे खत्म हो गया, तो मतलब ए एक्टिविटी जो है वो उसको टेल इवेंट कहेंगे, और बी एक्टिविटी को हेड इवेंट कहेंगे। ठीक है सर। तो इवेंट मेनली होता क्या है, तो उसको ही पढ़ लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, 7 पॉइंट। इवेंट बेसिकली क्या होता है, इवेंट इज अ पॉइंट, इवेंट इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर a activity can be start, where an activity can be start, where an activity can be start and where the activity can be end, where the activity can be end। इवेंट दोनों है, इवेंट दोनों है। इवेंट मतलब वो पॉइंट जहां पर एक्टिविटी स्टार्ट होती है और जहां एक्टिविटी खत्म होती है, वो इवेंट कहलाता है। जो एक्टिविटी स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो एक्टिविटी है, स्टार्टिंग एक्टिविटी को, स्टार्टिंग
एक्टिविटी जो है, जहां से जिस पॉइंट से एक्टिविटी स्टार्ट होती है उस पॉइंट को नाम देंगे टेल इवेंट। उसको क्या नाम देंगे? टेल इवेंट कहेंगे। और एंडिंग एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी पे वो खत्म हो रहा है उस एक्टिविटी के इवेंट को नाम देंगे हेड इवेंट। ये समझ में आया? हेड इवेंट किसे कहेंगे? टेल इवेंट इसे कहेंगे। टेल इवेंट उसे कहेंगे जहां पर एक्टिविटी जहां से स्टार्ट हुआ, और हेड इवेंट इसे कहेंगे जहां पर वो एक्टिविटी खत्म हुई। ठीक है सर, ये समझ में आ गया? अच्छा, अब हाउ टू ड्रॉ एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ड्रॉ करने का एक प्रोसीजर है दोस्तों। हाउ टू ड्रॉ एन एरो डायग्राम। एक डायग्राम, एरो डायग्राम बनाने का एक प्रोसेस है, मतलब नेटवर्क डायग्राम या एरो डायग्राम बोल लो, उसका एक प्रोसेस है। कैसे? मैं कुछ सही एरो डायग्राम बनाता हूं और कुछ गलत बनाता हूं। तो मैंने कहा करेक्ट वाले कुछ इस तरीके से होंगे और इनकरेक्ट वाले कुछ नीचे तरीके से होंगे। इससे आपको एक तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से एरो डायग्राम बनता है। मान लो मेरा एक पर्टिकुलर इवेंट है, यहां पर ये मेरा ए इवेंट है, तो ए से मैं आगे जाऊंगा बी पे, तो ये मेरा एरो डायग्राम सही वाला होगा। इस तरीके से आप बैठो, मतलब एक पीछे है और पीछे से आप आगे की तरफ एरो दे सकते हो। पर आप अगर आप ऐसे कर रहे हो कि ए एरा और बी इवेंट ये रहा और एरो आप पीछे की तरफ दे रहे हो, तो ये इनकरेक्ट पार्ट है, ये गलत पार्ट है। ये वाला पार्ट हमारा सही पार्ट है और ये वाला पार्ट हमारा गलत पार्ट है। मतलब ऐसे नहीं बनाना आपको कभी भी एरो। ठीक है? एरो डायग्राम जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से आपको नहीं करना, पीछे की तरफ नहीं आ सकता, हमेशा आगे की तरफ जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप एक यूनिट बनाने के बाद, एक एक्टिविटी काम करने के बाद अगली वाली एक्टिविटी पे जाओगे या उस पीछे वाली, पहले बी वाली एक्टिविटी करोगे? ऑब्वियस सी बात है। मान लो ए एक्टिविटी आपको पहले करनी है, उसके बाद बी करनी है, तो पहले बी करके ए में जाओगे या ए करके बी में जाओगे? सर ए करके बी में जाएंगे, तो गलत हो जाएगा ना। एरो, एरो का मतलब है पहले ये वाली करनी है, फिर ये इस पे जाना है, फिर ये करनी है, फिर आगे जाना है। ठीक? अच्छा, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ए और बी, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये आपका सही है। मान लो ए इवेंट यहां है, बी यहां पर है, इससे आप ऐसे जा रहे हो, ये भी ठीक है। इससे आप ऐसे जाओगे, ये भी ठीक है। ठीक है? तो ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर आना, करेक्ट एक एरो डायग्राम होता है। पर सोचो, आपके पास ए है और यहां आपके पास बी है और आप पीछे की तरफ जा रहे हो, तो पीछे की तरफ नहीं जाना आपको, गलत हो जाएगा। मान लो आपके पास ए यहां पर है और बी यहां पर है, तो ए के बाद बी होना है, पर बी पीछे है तो नहीं जा सकते पीछे की तरफ। बस ये है कि हम हमेशा कोई पर्टिकुलर इवेंट से आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ए से बी में चलेगा या बी में ए से चलेगा, ये पॉसिबल है। पर बी से पीछे जा रहे हैं या ए से पीछे आ रहे हैं, आगे जाओ। कैसे? ए से यहां है, यहां आपके पास बी है, तो आप आगे की तरफ जा सकते हो। आप ए से बी में आगे की तरफ जा सकते हो, पर पीछे की तरफ नहीं आ सकते, गलत होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, ए एरा बी एरा यूं घुमा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये ए एरा बी एरा आप ऐसे घुमा रहे हो, तब भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये भी चीज पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ऐसे तरीके से आपको काम नहीं करना। आपको यहां ध्यान देना है कि हम हमेशा, जब भी हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो आपको आगे की तरफ, आगे इधर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हो सकता है, पर पीछे की तरफ कोई मत करना। ठीक है? किसी भी चीज से पीछे की तरफ नहीं आएगा एरो, हमेशा आगे की तरफ ही एरो जाएगा। एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है और सही तरीका होता है। पीछे की तरफ क्यों आएंगे भाई? पीछे की तरफ आने का मतलब है पहले हम बी कर रहे हैं फिर ए पे आ रहे हैं, ऐसे तो ना होगा। पहले ए करेंगे फिर बी पाएंगे। ठीक है सर? तो आप यहां से यहां जा सकते हो और यहां से यहां जा सकते हो। इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, फिर आप कहोगे बी से ए पे कैसे चले गए सर? ये तो अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया है ना, ए से बी, मतलब एरो दिखा रहा हूं कि भाई आप ऐसे एरो भी डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो। पीछे की तरफ एरो नहीं आ सकता। ये देखो, यहां से यहां पीछे की तरफ, यहां से आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, पीछे, और इस तरीके से एरो। तो ये कुछ इनकरेक्ट पार्ट है जो आपको इस तरीके से नहीं बनाना, और ये करेक्ट पार्ट है, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो एरो डायग्राम को। ठीक है सर? ठीक। अब दोस्तों कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। अब एक्टिविटी को हमने और क्लासीफाई करा, जो हमारी एक्टिविटी है उसको हमने और क्लासीफाई करा। एक्टिविटी को क्या क्लासीफाई करा? 3 तरीके की एक्टिविटी होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर इवेंट को क्लासीफाई करेंगे। एक्टिविटी को 3 तरीके से क्लासीफाई करा। पहली एक्टिविटी हमारी हो गई, एक हमारी होगी, पहली एक्टिविटी का नाम हो गया प्रीडिसियर एक्टिविटी, PREDECESSOR, प्रीडिसियर एक्टिविटी।
एक होगी हमारी सक्सेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी। एक हमारी होगी कॉन्कुरेंट एक्टिविटी, एक हमारी होगी दोस्त कॉन्कुरेंट एक्टिविटी। तो तीन तरीके की एक्टिविटी होती है। अब इन तीनों तरीके की एक्टिविटी को समझते हैं कि भाई जो प्रीडिशियर एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, समझना। लिखना इसके बाद, लिखना मीन्स द एक्टिविटी, मीन्स द एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीट, the activity that must be complete prior to start of an activity, prior to start of an activity। ये इसका मतलब हुआ। ऐसी एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीट प्रायर टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, अगली एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्रीडिशियर एक्टिविटी कहा गया इसको। क्या नाम तो हिंदी में लिख दूं, याद रहेगी। अगली एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले प्रीडिशियर मतलब पिछले वाली, प्रीडिशियर मतलब पिछले वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, होनी चाहिए। इसको बोलते हैं प्रीडिशियर एक्टिविटी। मतलब बी एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो पाएगी, ए एक्टिविटी पहले है, बी एक्टिविटी ये है, तो बी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब, ओहो ये गलत हो गया, नहीं तो आप एरो समझ लोगे, जब ए कंप्लीट होगी। इसको बोलते हैं प्रीडिशियर एक्टिविटी। तो प्रीडिशियर एक्टिविटी का मतलब हुआ कि अगले वाली एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो पाएगी, पहले प्रीवियस एक्टिविटी जो है उसको कंप्लीट करें। मींस द एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीट प्रायर टू स्टार्ट एन एक्टिविटी। प्रायर, एक एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, प्रायर एक पहली वाली एक्टिविटी को कंप्लीट कर लो। मस्ट कंप्लीट प्रायर टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसको कहते हैं आपके पास प्रीडिशियर एक्टिविटी। सक्सेसर एक्टिविटी किसे कहते हैं, लिखना इसकी वजह से, मींस द एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीट, द एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद अगली एक्टिविटी कौन सी स्टार्ट करूं। एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद अगली एक्टिविटी, एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद अगली एक्टिविटी कौन सी स्टार्ट करे, अगली एक्टिविटी कौन सी स्टार्ट करे। एक एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद अगली कौन सी स्टार्ट करे उसका सक्सेसर हो जाएगा। बी के लिए ए प्रीडिशियर है और ए के लिए बी सक्सेसर है। तो मैं कहता हूं बी के लिए ए प्रीडिशियर है, मतलब बी एक्टिविटी से पहले ए एक्टिविटी हो जानी चाहिए। क्या बोला मैंने, और पढ़ लो और लिख लो इसमें, बी एक्टिविटी से पहले ए एक्टिविटी हो जानी चाहिए, ए एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब यह है, तो बी के लिए ए क्या हो गया, प्रीडिशियर,
और अगर मैं ऐसे इस एग्जाम के लिए बात करूं तो ए के लिए बी क्या हो गया, सक्सेसर। तो अगर ए के पॉइंट से बात कर रहा हूं तो ए के कंप्लीट होने के बाद बी स्टार्ट होगा। ए के कंप्लीट होने के बाद, ए के कंप्लीट होने के बाद बी स्टार्ट होगा। तो ए के लिए सक्सेसर एक्टिविटी हो गई बी, ए के लिए बी सक्सेसर है। समझ में आ रहा है? पॉइंट ऑफ व्यू देखना है आपको बस। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं बी के लिए और यहां बात कर रहे हैं ए के लिए। तो ए के लिए, ए के एक्टिविटी, मैंने एक एक्टिविटी करी ए, तो ए के बाद कौन सी अगली एक्टिविटी करूं, अगली एक्टिविटी करो बी। तो ए के लिए बी क्या होगी, सक्सेसर एक्टिविटी। बी मुझे एक्टिविटी करनी है तो कह रहा है बी एक्टिविटी करने से पहले आपकी ए हो जानी चाहिए। तो मतलब बी के लिए ए क्या हो गया, प्रीडिसियर एक्टिविटी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, समझ में आया? जब मैं नेटवर्किंग समझाऊंगा अभी और आगे, देखो ये तो बस एक बेसिक एग्जाम, बेसिक बातें बता रहा हूं आपको, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ज्यादा आप दिमाग में पैसे मत डालिए। नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, बाद में फिर समझा दूंगा मैं, है ना। बट आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई पहले मेरा काम होगा फिर आपका काम होगा। तो आपके काम होने से पहले मेरा होना चाहिए। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए प्रोड्यूसर हो गया मैं, और मेरे काम होने के बाद आपका ही चालू होगा तो मेरे लिए आप सक्सेसर हो गई। आया समझ में? तो इस तरीके से हमने बोला कि ये हो गया हमारे लिए सक्सेसर और प्रोड्यूसर। अब आगे बात करते हैं कॉन्करेंट एक्टिविटी। मीन्स द एक्टिविटी which can occur simultaneously एक साथ। ऐसी एक्टिविटी जो एक साथ होती है स्टार्ट, उसको हम कहते हैं कंकरेंट एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के बाद, एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट होगी। एक साथ दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट होगी, उसको कंकरेंट कहेंगे। उसको हम क्या नाम देंगे, कंकरेंट। मतलब मान लो मेरा ए है, तो ए एक्टिविटी जो है, एक एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद बी भी स्टार्ट हो रही है और साथ में सी भी स्टार्ट हो रही है। दैट्स कॉल्ड कॉन्करेंट। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको इस बार। ए एक्टिविटी के पूरे होने के बाद बी और सी एक साथ स्टार्ट हो रही है, तो बी और सी क्या होगी, कॉन्करेंट एक्टिविटी हो गई, जो ए के स्टार्ट खत्म होने के बाद एक साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रही है। समझ में आया? तीनों एक्टिविटी क्या होती है? यस सर। और देखो मैंने कभी उल्टा एरो नहीं डाला, ए के आगे ही डाल रहा हूं। तो आगे डाल सकते, पीछे नहीं आ सकते, है ना। हाँ, ए से बी हो जाएगा, बी से सी आ जाएगा, ये भी हो सकता है। पर ए से बी और बी पीछे सी नहीं आएगा, आगे आगे की तरफ ही लिख सकते हैं इसको। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया एक्टिविटी की टाइप्स। ऐसे दोस्तों इवेंट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, बस ये लास्ट हमारे, इसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा। इवेंट, अगली क्लास में फिर मुझे आपको नेटवर्क डायग्राम का सिखाना है एक एग्जांपल से लेकर। तो इवेंट है, तो इवेंट की अगर बात करें तो इवेंट भी तीन टाइप के होते हैं दोस्तों। देखो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, इवेंट तो वो हो गया टेल इवेंट, और हेड इवेंट जो हुआ वो तो वो है कि भाई टेल इवेंट का मतलब यहां से स्टार्ट होगा और हेड इवेंट का मतलब यहां खत्म होगा, वो तो अलग चीज है। बाकी और भी है, बाकी क्या है, मर्ज इवेंट, मर्ज इवेंट, ठीक, बस्ट इवेंट, ब्रस्ट इवेंट, और मर्ज एंड ब्रस्ट इवेंट, दोनों मर्ज एंड ब्रस्ट एक साथ। तो तीन टाइप के इवेंट हुए। अब इनका मतलब समझते हैं कि कौन कौन से इवेंट होते हैं ये मर्ज और बस्ट। अच्छा, ऐसा इवेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं स्टार्ट इवेंट या स्टार्ट पॉइंट या टेल इवेंट, और जहां खत्म होगा उसको बोलेंगे एंड इवेंट, फिनिश इवेंट या फिर हेड इवेंट। तो ऊपर जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म, ये हो गया टेल इवेंट, ये हो गया एंड फिनिश इवेंट या फिर हेड इवेंट। ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, और ये हो गया टेल, ये दो हो गए हेड, कि यहां स्टार्ट हुआ और दो जगह जाके खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आपको मैं समझाता हूं, इवेंट भी तीन तरह के होते हैं, ठीक। एक होता है मर्ज इवेंट। मर्ज इवेंट किसे कहते हैं वो समझिए। मर्ज इवेंट refers to those event
वेयर मोर देन वन एक्टिविटी इज एंड, वेयर मोर देन वन एक्टिविटी इज एंड, एक से ज्यादा एक्टिविटी जहां एंड होगी वो हम कहलाएंगे मर्ज इवेंट। ब्रस्ट इवेंट क्या होता है? रेफर टू दोज इवेंट वेयर मोर देन वन एक्टिविटी, एक से ज्यादा एक्टिविटी जहां पर स्टार्ट हो रही है, मोर देन वन एक्टिविटी स्टैंड। मर्ज एंड ब्रस्ट दोनों को मिक्सअप कर दो। रेफर टू दोज इवेंट वेयर मोर देन वन एक्टिविटी इज स्टार्टेड एंड एज वेल एज एंडेड, जहां पर एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट भी हो रही है और एक से ज्यादा एक्टिविटी एंड भी हो रही है। पहले एग्जांपल समझो तभी समझ पा पाओगे। देखो डायग्राम नंबर 1 में समझा रहा हूं मैं, डायग्राम नंबर 1, इसको डायग्राम नंबर 2 में समझा देता हूं और इसको डायग्राम नंबर 3 में समझा देते हैं, खत्म हो जाएगी फिर आज की क्लास। पहला डायग्राम नंबर 1, देखिए सर ध्यान देना, मैंने एक डायग्राम बनाया, मैंने कहा भाई देखो एक है 1, अब ABCD लेके 1 2 3 करके एक्टिविटी डाल रहा हूं। 1, एक है मेरा 2, एक है मेरा 3, यह है मेरा 4, तो 1 से मेरा यहां पर आया, 2 से मेरा 1 से यहां पे गया, ठीक। मतलब एक से मैं दूसरी एक साथ दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही, मतलब कॉन्करेंट एक्टिविटी हो गई है। इवेंट की बात करेंगे तो 2 से 3 आ रहा है और 3 से एक बार यहां भी जा सकता है और 3 से एक बार यहां भी जा सकता है। अच्छा एक काम करता हूं, इसको थोड़ा आगे करता हूं, नहीं तो आपको एक जैसा लगेगा। इसको 3 को थोड़ा 2 को थोड़ा आगे बना लेते हैं, पीछे नहीं आना चाहिए, आगे चलेगा ठीक है। देखो थोड़ा आगे है ना, ठीक है। और इस तरीके से मेरा ये कुछ इवेंट है। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो जहां पर एक से ज्यादा एक्टिविटी का एंड हो रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास नीचे दिए गए डायग्राम में, डायग्राम वालों अब ऐसा करो तो एक बार इसको हटाओ, एक डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। इस डायग्राम में मैं समझाऊंगा कि कहां पर आपके पास एक्टिविटी। देखो अगर मैं बात करूं कि मर्ज एक्टिविटी, तो मर्ज का मतलब होगा कि जहां पर एक से ज्यादा एक्टिविटी एंड हो रही है। एंड कहां होती है? एंड वाला पॉइंट क्या है? ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट से एक 2 पे एक 1 एंड हो रहा है और 2 पे 3 का भी एंड हो रहा है ना। जो 2 वाली एक्टिविटी है दोस्तों उसमें 2 जने का एंड हो रहा है, एक तो 1 का एंड हो रहा है और एक 3 का एंड हो रहा है। तो इस एक्टिविटी को क्या होगा? 2 वाली एक्टिविटी को, डायग्राम में जो एक्टिविटी 2 है, एक्टिविटी जो 2 है और एक्टिविटी 4 जो है, ये कौन सी एक्टिविटी होगी? ये एक्टिविटी होगी मर्ज एक्टिविटी, मर्ज इवेंट। सॉरी ये कौन सा इवेंट हो गया? मर्ज इवेंट हो गया। इनको मैं मर्ज इवेंट कहूंगा क्योंकि दूसरा जो इवेंट है उस समय क्या हो रहा है? 2 एक्टिविटी का एंड होता है। देखो एक तो याली एक्टिविटी का एंड हो रहा है और एक याली एक्टिविटी का एंड हो रहा है। तो जहां ऐसे इवेंट जहां पर 2 एक्टिविटी का एंड हो जाए उस इवेंट को मर्ज इवेंट कहते हैं। सेम एज इट इज चौथे वाले में भी 2 इवेंट का एंड हो रहा है। चौथे वाले इवेंट में एक तो तीसरे वाले का एंड हो रहा है, देखो यहां पर एरो मुड़ गया, और एक दूसरे वाले का एरो मुड़ गया। तो ये एक्टिविटी 4 एक्टिविटी क्या होगी दोस्त? मर्ज इवेंट हो गई। इस वाले केस के अंदर बताओ ऐसी एक्टिविटी जहां पर दो एक्टिविटी स्टार्ट हो, मतलब जहां पर एक से ज्यादा एक्टिविटी क्या होता है? स्टार्ट होती है। एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट होगी। देखो पहला वाला, पहले वाली की अगर बात करूं तो फर्स्ट वाली जो इवेंट है इसमें एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। एक 2 की तरफ जा रही है, एक 3 की तरफ जा रही है, एक से ज्यादा स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए क्या मानी जाएगी? 1। और तीसरा अगर आप ध्यान दो तो तीसरे में भी एक से ज्यादा स्टार्ट हो रही है, एक तो 2 स्टार्ट हो रहा है, एक 3 हो रहा है, तो 1 और 3। ऐसी एक्टिविटी जहां पर एक से ज्यादा इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको कौन सा इवेंट कहेंगे? बस्ट इवेंट कहेंगे। तो 1 और 3 कौन से इवेंट? ये इवेंट होंगे ना, एक्टिविटी थोड़ी ना होगी। ये क्या हो गया? मर्ज इवेंट हो गए। समझ में आया?
जहां पर दो एक्टिविटी का एंड होगा उसको मर्ज इवेंट कहेंगे, और जहां दो एक्टिविटी से स्टार्ट हो रहा है उसको ब्रस्ट इवेंट कहेंगे। देखो 1 और 3 एक ऐसी जगह है जहां पर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3। अब अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 में सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, 2 स्टार्ट नहीं हो रहे। एक यहां से अगर यहां भी होता तो कुछ तब आ जाता। 1 एक ऐसा है जहां पर 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है एक साथ, एक तो यहां से यहां हो रही है 1 से 2 हो रही है, एक 1 से 3 हो रही है, 2 एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हुई तो 1 आपके पास ब्रस्ट इवेंट हो गया। 3 भी एक ऐसा इवेंट है जहां पर 2 एक्टिविटी स्टार्ट हुई, 3 से 2 जा रहा है और 3 से 4 जा रहा है, ये क्या हो गया आपके पास ब्रस्ट इवेंट हो गया। और ऐसी एक्टिविटी जहां पर स्टार्ट भी हो जाए और मर्ज भी हो जाए, तो मैंने कहा देखो ऐसी एक्टिविटी जहां पर 2 स्टार्ट भी हो 2 मर्ज भी हो, ठीक है सर। अच्छा मैं एक चीज और बना देता हूं, यहां से एक एक्टिविटी और डाल देता हूं और ये कर देते हैं 5, ठीक। और एक यहां पर एक एक्टिविटी और डाल देता हूं, ऐसी मैंने डाला हूं, ये कर देते हैं 6। नहीं नहीं इसको मत करो, नहीं तो फिर इवेंट और हो जाएगा। ऐसा करो 4 से 5 गया, ये भी हो जाएगा। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही कर लीजिए आप, ठीक है। मान लो मैंने 2 चीज और ऐड कर दी, जब मैंने 2 ऐड कर दी तो मुझे कुछ दिखा, क्या दिखा पहले एक बार फिर दोबारा इसमें चेक करते हैं। मैंने 2 चीज और ऐड दी ना, डायग्राम थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो एक बार फिर दोबारा देखते हैं मर्ज इवेंट कौन सा है। मर्ज इवेंट वो इवेंट होते हैं जहां पर 2 एक्टिविटी का एंड होता है, एक तो 2, एक तो ये एंड हो रहा है, एरो देखो जहां पर एक इसमें 2 एरो है, छठे में 2 एरो है, एक तो 5 का एंड हो रहा है, एक 4 का एंड हो रहा है, तो छठे में 2 एरो है तो यहाँ 6 भी आ जाएगा ना अब, ठीक है। और जहां 2 एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट होती है वो आपके लिए क्या बन जाएगी, वो आपके लिए ब्रस्ट इवेंट बन जाएगा। 2 को देखो, एक यहां से स्टार्ट हो रहा है इधर और एक यहां से यहां स्टार्ट हो रहा है, तो 2 यहां पर एक और इंक्लूड हो जाएगा। अब ऐसी एक एक्टिविटी ढूंढो जहां पर 2 इवेंट का एंड भी होता है और 2 इवेंट का 2 एक्टिविटी स्टार्ट भी होती है। ऐसा इवेंट ढूंढो, ऐसा यहां पर सर्कल ढूंढो जहां पर 2 एक्टिविटी का एंड हो रहा है और 2 एक्टिविटी स्टार्ट भी हो रही है, और वो है 2। 2 एक ऐसा इवेंट है जहां पर 2 एक्टिविटी का एंड भी होता है और जहां 2 एक्टिविटी स्टार्ट भी होती है, इसको कहते हैं आपके पास क्या, इसको कहते हैं मर्ज एंड ब्रस्ट इवेंट बोथ। तो एक एग्जांपल आया 2, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तो 2 ऐसा इवेंट है जहां 2 एक्टिविटी का एंड भी होता है और वहीं से 2 एक्टिविटी का स्टार्ट भी होता है, तो 2 इज अ मर्ज एंड ब्रस्ट इवेंट। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, ठीक है सर। तो इस तरीके से आपको समझा कि कैसे कैसा इवेंट है। बाकी ये डायग्राम कैसे बनाया आपने ये मैंने नहीं समझाया आपको, ये तो मैंने एज इट इज बना दिया। मेरा पर्पस ही आपको ये 3 चीज समझाना था, पर्पस आपको डायग्राम समझाना नहीं था। डायग्राम समझाना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके पास। और ये आपके पास एक चैप्टर का पूरा बेस हो गया, आप प्रैक्टिकल आप स्टार्ट कर सकते हो, अपना पूरे चैप्टर का एक बेस हो गया जिससे आप अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना सिखाऊंगा और उसमें हम काफी प्रैक्टिस करेंगे उस नेटवर्क डायग्राम को सिखाना। बट नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले आपको इवेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए और आपको एक्टिविटी के बारे में, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्टिविटी के बारे में नहीं पता ना, प्रीडिसर एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटी, तो आप नहीं बना पाओगे डायग्राम। ये पता ना होना चाहिए 2 चीजें, ठीक है। बाकी बेसिक बातें समझिए, डायग्राम इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगा। और इस तरीके से मैंने आपको यहां पर पहली क्लास में इतनी बेसिक आपको बातें समझाई जिससे हम अगली क्लास में अपना प्रैक्टिकल चालू कर सकते हैं। हाँ प्रैक्टिकल चालू हो सकता है दोस्तों, मैंने कहा ना ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी होगी। अगर मुझे कोई प्रैक्टिकल समझाना है उसमें जितनी थ्योरी आ रही है मेरे को पहले करानी पड़ेगी, फिर नया प्रैक्टिकल समझाना है तो उसमें जितनी थ्योरी आएगी मुझे पहले करानी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी कवर होती चलेगी और जो थ्योरी प्रैक्टिकल्स के साथ कवर नहीं हो रही उसको अलग से लास्ट में करेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखते हैं। क्यों जरूरत पड़ी, क्या हो रहा, मैंने आपको समझाया आज की क्लास में पूरा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी, अच्छी लगी वीडियो तो बढ़िया, मजा आया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।